नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट पेपर के प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर को, और साथ ही आपको बहुत सारे एमसीक्यूज और मिलेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए एक पूरा कोर्स बना हुआ है मेरे चैनल पे। कोर्स सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे आपको लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के मिलाकर मिलेंगे। 3 वीडियोज हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा चैनल पे अन्य विषयों के लिए भी कोर्स बने हुए हैं, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। आप किसी भी कोर्स को चयन करके देख सकते हैं। यह क्वेश्चन पेपर पिछले साल के सेमेस्टर एग्जाम का है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ। अंशों की जब्ती के समय शेयर पूंजी खाते को किसके साथ डेबिट किया जाता है? फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य पर, कॉल्ड अप वैल्यू यानी याचित मूल्य पर, पेड अप वैल्यू यानी प्रदत्त मूल्य पर, या फिर इशूड वैल्यू यानी निर्गमित मूल्य पर। तो देखिए, जब भी अंशों की जब्ती होती है यानी फॉरफीचर ऑफ शेयर होता है, तो ऐसे केस में कॉल्ड अप वैल्यू से यानी याचित मूल्य से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइन मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स्ड एट व्हाट परसेंटेज ऑफ द इशूड अमाउंट। सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम अभिधान निर्गमित राशि का कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 90%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। जितना भी शेयर इशू किया जा रहा है उसका कम से कम 90% आवेदन आना जरूरी है, तभी जाकर वो शेयर इशू हो पाएगा। अगला प्रश्न है, फॉरफीचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ। अंशों की जब्ती के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसमें कमी आती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी अभिदत्त पूंजी, ऑथोराइज कैपिटल यानी अधिकृत पूंजी, रिजर्व कैपिटल यानी संचित पूंजी, या फिक्स्ड एसेट यानी अचल संपत्ति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अभिदत्त पूंजी या सब्सक्राइब्ड कैपिटल, क्योंकि जो कैपिटल सब्सक्राइब हुई है उसी में से कुछ शेयर फोरफिट किए जाते हैं, तो हमेशा सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ही कमी आएगी। अगला प्रश्न है, जब्त किए गए शेयरों को फिर से जारी करने पर अनुमत भट्टे को निम्न में से किसमें डेबिट किया जाता है? डिस्काउंट अलाउड ऑन द इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट यानी शेयर पूंजी खाता, शेयर फॉरफीचर अकाउंट यानी शेयर जब्ती खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ और हानि खाता, या जनरल रिजर्व अकाउंट सामान्य संचय खाता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शेयरों को जब भी री इशू किया जाता है तो उस पर यदि कोई डिस्काउंट दिया गया है तो उसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रीमियम रिसिव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर सोन ऑन। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या नन ऑफ द एबव। तो देखिए, अंशों के निर्गमन पे जो भी प्रीमियम मिलता है उसे दायित्व पक्ष में शेयर प्रीमियम अकाउंट के रूप में दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑल इक्विटी शेयर होल्डर्स आर। सभी समता अंशधारी होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि, ओनर या स्वामी, लेंडर ऋणदाता, या कस्टमर ग्राहक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समता अंशधारी ही कंपनी के स्वामी होते हैं, ओनर होते हैं। अगला प्रश्न, इन विच अकाउंट द प्रॉफिट रिसिव्ड ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर्ड। हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर प्राप्त लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? शेयर प्रीमियम अकाउंट यानी अंश प्रीमियम खाता, कैपिटल रिजर्व अकाउंट यानी पूंजी संचय खाता, फॉरफीचर अकाउंट यानी हरण खाता, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ और हानि खाता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर यदि लाभ होता है तो उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वेट इक्विटी शेयर आर इशूड फॉर। स्वेट समता अंश निर्गमित किए जाते हैं इन एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल यानी तकनीकी के बदले, इन एक्सचेंज ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के बदले, इन एक्सचेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा के बदले, या ये सभी। तो देखिए, स्वेट समता अंश कर्मचारियों को जारी किए जाते हैं, वो भी ऐसे कर्मचारियों को जो संस्था को कुछ विशेष लाभ पहुंचाते हैं। वो तकनीकी का लाभ हो सकता है, ज्ञान का हो सकता है, या किसी बौद्धिक तरीके से किया जा सकता है। इसलिए ऑल ऑफ द एबव यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स।
निम्न में से किस राशि का प्रयोग पूर्वाधिकार अंशों की राशि के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है? बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट यानी अंशहरण खाते का शेष, प्रॉफिट पीरियड टू कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस यानी समामेलन के पूर्व का लाभ, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व यानी पूंजी संचय खाते का शेष, या ऑल ऑफ द एबव उपर्युक्त में से सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अंशहरण खाते का जो बैलेंस है उससे आप जो है पूर्वाधिकार अंशों की राशि का भुगतान नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, टू हुम आर स्वेट इक्विटी शेयर आर इशूड, स्वेट समता अंश किन्हें निर्गमित होते हैं? तो अभी मैंने बताया कि ये कर्मचारियों को इशू किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, एम्प्लॉइज। अगला प्रश्न है, ABC लिमिटेड रीइशूड 2000 शेयर विच फॉरफिटेड बाई क्रेडिटिंग शेयर फॉरफीचर अकाउंट बाई ₹3000। दीज शेयर वेयर रीइशूड एट ₹9 पर शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 पेड अप, द अमाउंट ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व विल बी। ABC लिमिटेड ने 2000 अंशों को फिर से जारी किया, जहां अंश जब्ती खाते को ₹3000 जमा करके जब्त किया जाता है। इन अंशों को ₹9 प्रति अंश जो कि ₹10 चुकता पर फिर से जारी किया गया था। पूंजी संचय में अंतरित की गई राशि क्या होगी? तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस हमारे पास ₹3000 है और जो नए रीइशू हो रहे हैं शेयर उनका पेडअप वैल्यू ₹10 है, लेकिन इन्हें ₹9 पे जारी किया जा रहा है, यानी डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है? ₹1 प्रति शेयर। और 2000 शेयर इशू किए गए, यानी 2000 शेयर में से ₹1 प्रति शेयर के हिसाब से ₹2000 का डिस्काउंट दिया गया। ये डिस्काउंट कहाँ से दिया जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, जिसमें पहले से ₹3000 थे। 3000 में से ₹2000 हमने डिस्काउंट में यूज कर लिया, तो बाकी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बचेगा कितना? ₹1000 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर इज, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा है कैपिटल लॉस पूंजीगत हानि, कैपिटल प्रॉफिट पूंजीगत लाभ, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय, या कैपिटल रिजर्व पूंजीगत संचय। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डिवेंचर को जारी करने पर, निर्गमन करने पर यदि डिस्काउंट दिया गया है तो वो कैपिटल लॉस माना जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरेस्ट ऑन द डिवेंचर कैलकुलेटेड, ऋण पत्र पर ब्याज की गणना की जाती है एट फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य पर, एट इशूड वैल्यू यानी निर्गमित मूल्य पर, ऑन द रिडीम्ड वैल्यू शोधित मूल्य पर, या अनपेड वैल्यू अदत्त मूल्य पर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऋण पत्र पर जब भी ब्याज की गणना की जाती है तो उसके फेस वैल्यू पर यानी अंकित मूल्य पर की जाती है। जितने रुपए डिवेंचर का मूल्य अंकित है डिवेंचर के ऊपर, उसी के ऊपर ब्याज की गणना की जाएगी। अगला प्रश्न है, द मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ डिवेंचर आर, ऋण पत्रों के भुगतान की विधियां हैं रिपेमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड यानी एक निर्धारित अवधि के बाद भुगतान, पेमेंट बाय द एनुअल विड्रॉल वार्षिक आहरण द्वारा भुगतान, पेमेंट बाय परचेज इन द ओपन मार्केट यानी खुले बाजार में क्रय के द्वारा भुगतान, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डिवेंचर जो है एक निर्धारित अवधि के बाद भी भुगतान किए जाते हैं, वार्षिक रूप से भी विड्रॉल के माध्यम से उनका भुगतान हो सकता है, या कंपनी सीधे खुले बाजार से क्रय करके भी उनका भुगतान कर सकती है, यानी ये तीनों ही तरीके पॉपुलर हैं। अगला प्रश्न है, इन विच अकाउंट द बैलेंस ऑफ द रिडम्पशन फंड अकाउंट इज ट्रांसफर्ड, शोधन कोष खाते के शेष को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खाता, जनरल रिजर्व अकाउंट यानी सामान्य संचय खाता, कैपिटल रिजर्व अकाउंट यानी पूंजी संचय खाता, या डिवेंचर अकाउंट ऋण पत्र खाते। तो देखिए, यदि शेयर या डिवेंचर के शोधन के लिए कोई कोष बनाया गया है और जब रिडम्पशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कुछ पैसा बच जाता है उस कोष में, तो उसे सामान्य संचय खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व अकाउंट इज यूज्ड टू, पूंजी संचय खाते का शेष प्रयोग किया जाता है टू राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, प्रारंभिक व्यय के अपलेखन करने के लिए, टू राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ शेयर, अंशों के निर्गमन पर बट्टे के अपलेखन के लिए, राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों के बट्टे को अपलिखित करने के लिए, या ऑल ऑफ द अबव।
उपर्युक्त में से सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, सिंकिंग फंड ऑलवेज, सिंकिंग फंड हमेशा सोज क्रेडिट बैलेंस यानी जमा शेष प्रदर्शित करता है, सोज डेबिट बैलेंस यानी नाम शेष प्रदर्शित करता है, सोज जीरो बैलेंस यानी शून्य शेष प्रदर्शित करता है, या फिर सोज द लोन बैलेंस ऋण शेष प्रदर्शित करता है। तो देखिए सिंकिंग फंड अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, जमा शेष होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिवेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट इज, ऋण शोधन प्रीमियम खाता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए ऋण शोधन प्रीमियम खाता जो है नाममात्र यानी नॉमिनल अकाउंट है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, व्हेन डिवेंचर आर रिडीम्ड बाय द सिंकिंग फंड मेथड आफ्टर रिडम्पशन ऑफ द डिवेंचर द बैलेंस ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू। जब ऋण पत्रों का शोधन कोष विधि द्वारा किया जाता है तो ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन कोष खाते के शेष को कहाँ हस्तांतरित किया जाना चाहिए। तो ये प्रश्न पहले भी हमने पढ़ा है। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि इसे जनरल रिजर्व यानी सामान्य संचय में ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, द डेप्ट विच में और नॉट बी रियलाइज इज कॉल्ड, वह ऋण जो वसूल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है उसे क्या कहते हैं। डाउटफुल डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऐसे ऋण हैं जो वसूल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, उन्हें संदिग्ध ऋण यानी डाउटफुल डेप्ट कहा जाता है, क्योंकि उस पर डाउट होता है कि वो मिलेगा कि नहीं। अगला प्रश्न है, द मैनेजर ऑफ अ फर्म इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर हिज कमीशन इफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर मैनेजर चार्जिंग कमीशन इज 4,40,000 द अमाउंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन विल बी। यानी प्रबंधक को अपने कमीशन देने के बाद फर्म के लाभ का 10% कमीशन पाने का अधिकारी है। यदि कमीशन देने के पूर्व फर्म का शुद्ध लाभ 4,40,000 है तो प्रबंधक का कमीशन क्या होगा। तो क्योंकि यहाँ पे आपको लाभ दिया हुआ है कमीशन देने के पहले का, यानी इस लाभ में नेट प्रॉफिट भी शामिल है और साथ में मैनेजर का कमीशन भी शामिल है, क्योंकि मैनेजर के कमीशन देने के पहले का ये लाभ बता रहा है। अब नेट प्रॉफिट मान लो 100% है और मैनेजर का कमीशन कितना होगा, नेट प्रॉफिट का 10%, यानी ये 4,40,000 का जो प्रॉफिट यहाँ पे बताया गया है ये 110% है नेट प्रॉफिट का। यानी कि नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 100/110, 100% प्रॉफिट होगा ना, 110% है 4,40,000 के बराबर। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 11 से 44 कटेगा 4 बार में, और ये 100 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 4 लाख रुपए। यानी मैनेजर को कमीशन देने के बाद प्रॉफिट होगा 4 लाख और 4 लाख का 10% कमीशन मैनेजर को मिलेगा, यानी 40,000 रुपये मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट, अंतिम रहतिया का सामान्यतः मूल्यांकन किया जाता है। तो ये प्रश्न तो बहुत बार आपने किया है। लागत मूल्य और बाजार मूल्य इन दोनों में जो कम होता है उसके ऊपर क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएट किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ मेकिंग एडजस्टमेंट इन द फाइनल अकाउंट, अंतिम खातों में समायोजन करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। टू मिनिमाइज द टैक्स पेबल, यानी देय करों को कम करना, ये बात तो गलत है। टू रिफ्लेक्ट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, व्यवसाय की वास्तविक वित्तीय स्थिति को प्रतिबिंबित करना, ये ऑप्शन सही लग रहा है, बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी लाभ को अधिकतम करना, ये भी गलत है। टू रिड्यूस एक्सपेंसेज, यानी खर्चों को कम करना, ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, when preparing the final account what type of account is used to adjust for depreciation, अंतिम खातों को तैयार करते समय मूल्यह्रास के लिए समायोजन करने के लिए किस प्रकार के खाते का प्रयोग किया जाता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी संचित मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेज यानी मूल्यह्रास व्यय, डेप्रिसिएशन रिजर्व यानी मूल्यह्रास संचय,
या डेप्रिसिएशन एसेट यानी मूल्यह्रास परिसंपत्ति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का यूज किया जाता है फाइनल अकाउंट बनाते समय। ठीक है, अगला प्रश्न है नेट प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज 3,60,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 20,000 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस इज 26,000। आफ्टर एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट विल बी। निम्न समायोजनाओं के पूर्व शुद्ध लाभ 3,60,000 रुपये है, अदत्त वेतन 20,000 और पूर्वदत्त बीमा 26,000 रुपये है। तो समायोजनाओं के पश्चात लाभ क्या होगा? तो देखिए आपको 3,60,000 का प्रॉफिट बताया गया है। अब इसमें एडजस्टमेंट क्या करना है? अब आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 रुपये बता रहा है। यदि ये वेतन लिखा गया होता तो लाभ हमारा क्या होता? 20,000 रुपये कम होता, खर्चा बढ़ जाता, लाभ कम हो जाता। तो ये लिखा नहीं गया है, तो इसका एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे? 20,000 रुपये लाभ को कम कर देंगे। अब लाभ हो गया 3,40,000। इसके बाद देखिए पूर्वदत्त बीमा व्यय यानी प्रीपेड इंश्योरेंस है 26,000 रुपये, यानी ये भविष्य की अवधि से संबंधित है, इस समय से संबंधित नहीं है और इसे अभी लिख दिया गया है। ठीक है, तो इसे हम जोड़ देंगे कि भाई अभी हमें नहीं लिखना है, इतने रुपए प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि ये आगे की अवधि का खर्चा है। तो इस तरीके से टोटल 3,66,000 रुपये आपका प्रॉफिट आ जाएगा इन दोनों एडजस्टमेंट करने के बाद। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ओपनिंग डेटर्स आर 10,000, सेल्स रिटर्न 7,000, बैड डेब्ट्स 3,000, कैश रिसिव्ड फ्रॉम द डेटर्स 40,000, क्लोजिंग डेटर्स 13,000। उधार बिक्री की राशि यानी फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ पे आप सिंपली देखिए कॉन्सेप्चुअल वे में देखिए कि ओपनिंग डेटर्स 10,000 है, क्लोजिंग डेटर्स 13,000 है, यानी डेटर्स हमारे पूरे साल के दौरान कितने बढ़े हैं? 3,000 रुपये बढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा डेटर्स से कैश कितना रिसिव्ड हुआ है? 40,000 हुआ है। इसके बाद सेल्स रिटर्न और बैड डेब्ट्स ये दोनों भी हैं, ये कभी डेटर्स बने होंगे लेकिन सेल्स रिटर्न होने की वजह से वो पैसा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। और बैड डेब्ट्स यानी जो लोग बदमाशी कर दिए, पेमेंट नहीं दे पाए वो, तो ये दोनों भी आपका ऐड कर दीजिए इसमें, यानी ये भी हमारी बिक्री हुई होगी। बाद में कुछ लोगों ने माल रिटर्न कर दिया और कुछ लोग पेमेंट देने से मना कर दिए, यानी टोटल बिक्री हमने 53,000 रुपये की होगी, तब जाकर ये स्थिति बनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ। लाभांशों की घोषणा की जा सकती है कैपिटल प्रॉफिट यानी पूंजीगत लाभ से, कैपिटल लॉस यानी पूंजीगत हानि में से, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेज यानी व्यय के ऊपर आय के आधिक्य से, या एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेज ओवर इनकम यानी आय के ऊपर व्यय के आधिक्य से। तो देखिए डिविडेंड कभी भी प्रॉफिट से डिक्लेयर किया जाता है, तो ये पूंजीगत लाभ प्रॉफिट तो होता नहीं है, ये मतलब कैपिटल प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट है नहीं। रेवेन्यू प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। अब पूंजीगत हानि है तो हानि से तो कुछ होगा ही नहीं। आय के ऊपर व्यय का आधिक्य भी हानि होती है, इससे भी डिविडेंड नहीं डिक्लेयर होगा। व्यय के ऊपर आय का आधिक्य यानी व्यय कम है आय अधिक है, तो ऐसे केस में ये क्या दिखाएगा? प्रॉफिट दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि व्यय के ऊपर आय के आधिक्य से यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेज, इससे डिविडेंड को डिक्लेयर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है लॉस्ट एरिया टू इनकॉर्पोरेशन शुड बी ट्रांसफर्ड टू। समामेलन के पूर्व की हानि को हस्तांतरित किया जाना चाहिए गुडविल अकाउंट यानी ख्याति खाते में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट यानी पूंजीगत संचय खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खाते में, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समामेलन के पहले कोई भी हानि होती है तो उसे गुडविल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर इज शोन इन द। स्वयं के ऋणपत्रों को रद्द करने पर हुए लाभ को कहाँ दर्शाया जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पूंजी संचय खाते में इसे दिखाया जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अगला प्रश्न है डिविडेंड कैन बी पेड वनली। लाभांश का भुगतान हो सकता है आउट ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट, सिर्फ चालू वर्ष के लाभों में से, कैपिटल रिजर्व यानी पूंजी संचय से, शेयर प्रीमियम यानी अंश प्रब्याज से, या जनरल रिजर्व सामान्य संचय से। तो देखिए लाभांश का भुगतान
कैपिटल रिजर्व से और शेयर प्रीमियम से तो हो नहीं सकता है। चालू वर्षों के लाभों से भी हो सकता है और सामान्य संचय से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ही ऑप्शन अपने को चुनना है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस हम किसे देंगे? चालू वर्ष के लाभों को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, सामान्य संचय से भी डिविडेंड का पेमेंट हो सकता है, लेकिन ये सेकेंडरी है, इसलिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन। सामान्यतः लाभांश का भुगतान किया जाता है ऑथोराइज कैपिटल यानी अधिकृत पूंजी पर, इशूड कैपिटल यानी निर्गमित पूंजी पर, पेड अप कैपिटल यानी दत्त पूंजी पर, या रिजर्व कैपिटल संचित पूंजी पर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पेड अप कैपिटल जो होती है उसी के ऊपर डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है, यानी जिन शेयरों के ऊपर मांगी गई समस्त राशि मिल चुकी है उसके ऊपर डिविडेंड दिया जाता है। अगला प्रश्न है, द बाईबैक ऑफ शेयर शुड बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन। विशेष प्रस्ताव पारित होने की तिथि से कितनी अवधि के भीतर अंशों का पुनः क्रय संपूर्ण हो जाना चाहिए? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 12 महीने की अवधि होती है, 1 साल के अंदर अंशों का बाईबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए जब रिजोल्यूशन पास कर दिया गया है। द प्रॉफिट ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज कॉल्ड। निगमन के बाद की अवधि के लाभ को कहा जाता है रेवेन्यू प्रॉफिट यानी राजस्व लाभ, कैपिटल प्रॉफिट यानी पूंजी लाभ, बोथ ए एंड बी, या एक्सपेंसेज व्यय। तो देखिए, निगमन के बाद की अवधि के लाभ को राजस्व लाभ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, द नेचर ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज। ऋणपत्र जारी करने पर होने वाले हानि की प्रकृति है प्रॉफिट यानी लाभ, लॉस यानी हानि, कैपिटल लॉस यानी पूंजीगत हानि, या फिर रेकरिंग लॉस यानी आवर्ती हानि। तो देखिए, ऋणपत्र को जारी करने पर जो हानि होती है वो पूंजीगत हानि मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीरो कूपन बॉन्ड आर इशूड। शून्य कूपन बॉन्ड जारी किए जाते हैं एट जीरो इंटरेस्ट रेट यानी शून्य ब्याज दर पर, एट 10% इंटरेस्ट रेट 10% ब्याज दर पर, एट स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट यानी निर्दिष्ट ब्याज पर, या ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शून्य कूपन बॉन्ड शून्य ब्याज दर पर जारी किए जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ये बॉन्ड जो है अंकित मूल्य से कम पर जारी किए जाते हैं, और जब इनका रिडम्पशन होता है तो वो अंकित मूल्य पर होता है, यानी ब्याज की रकम एडवांस में ही कम करके ले ली जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस विल बी टेकन टू। तलपट में दिखाए गए अंतिम स्टॉक को कहाँ ले जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापार खाते में, बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खाते में, या ए एंड बी बोथ, एक और बी दोनों। तो देखिए, तलपट में यदि अंतिम स्टॉक को दिखाया गया है यानी इसे परचेज के साथ एडजस्ट किया जा चुका है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में इन्हें ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल बैलेंस शीट में ले जाया जाता है इसे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और यदि एडजस्टमेंट में ये अंतिम स्टॉक दिया होता है तो इसे व्यापार खाते और आर्थिक चिट्ठे दोनों में दिखाया जाता है, लेकिन यदि तलपट में अंतिम स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो केवल इसे बैलेंस शीट में ले जाएंगे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। निम्न में से किसे लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं दिखाया जाएगा? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व यानी सामान्य संचय में हस्तांतरण, फाइनल डिविडेंड यानी अंतिम लाभांश, बोनस टू शेयर होल्डर्स यानी अंशधारियों को बोनस, या बोनस पेड टू एम्प्लॉइज कर्मचारियों को दत्त बोनस। तो देखिए, लाभ हानि नियोजन खाते का उद्देश्य क्या होता है? लाभ या हानि को कहाँ कहाँ यूज करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके लिए ये बनाया जाता है। तो इसमें से कुछ पैसा सामान्य संचय में भेज दिया जाता है, कुछ पैसा डिविडेंड देने में यूज कर लिया जाता है, और यदि अंशधारियों को यदि कुछ बोनस देना है तो वो भी इस प्रॉफिट में से ही अरेंज किया जाता है। लेकिन कर्मचारियों को पेमेंट जो होता है बोनस का, वो इस प्रॉफिट में से नहीं होता है, प्रॉफिट के पहले ही वो तय कर लिया जाता है, और प्रॉफिट इससे अफेक्टेड भी होता है। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का उद्देश्य एम्प्लॉइज को बोनस देना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, बोनस शेयर आर इशूड बाय अ कंपनी ऑन अ प्रो राटा बेसिस टू।
कंपनी द्वारा बोनस अंशों का निर्गमन अनुपातिक आधार पर किया जाता है। इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स यानी अपने विद्यमान अंशधारियों को, जनरल पब्लिक सामान्य जनता को, फाइनेंशियल कंपनीज यानी वित्तीय कंपनियों को, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बोनस अंश कभी भी अपने विद्यमान अंशधारियों को ही जारी किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कैन नॉट इशूड, सार्वजनिक कंपनियां निर्गमित नहीं कर सकती हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यानी विमोचनशील अधिमान अंश, इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यानी अविमोचनशील अधिमान अंश, गारंटीड प्रेफरेंशियल शेयर यानी प्रत्याभूत अधिमान अंश, या कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर यानी परिवर्तनशील अधिमान अंश। तो देखिए कंपनी लॉ 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं इशू कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब जितने भी प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं वो एक निर्धारित अवधि के बाद रिडीम करने योग्य ही जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कॉल इन एरियर्स इन सोन इन बैलेंस शीट अंडर द हेड, आर्थिक चिट्ठे में किस मद में बकाया याचना की राशि को दिखाया जाता है? शेयर कैपिटल यानी अंश पूंजी, रिजर्व एंड सरप्लस यानी संचय एवं आधिक्य, करेंट लाइबिलिटीज यानी चालू दायित्व, या अनसिक्योर्ड लोन असुरक्षित ऋण। तो देखिए बकाया याचना को अंश पूंजी के साथ ही दिखाया जाता है, शेयर कैपिटल के साथ, क्योंकि यह इसी का अंग है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टोर और सोन्स एज अ, स्टोर को दिखाया जाएगा इन्वेंट्री यानी रहतिया, फिक्स्ड एसेट यानी अस्थायी संपत्ति, करेंट एसेट यानी चालू संपत्ति, या ट्रेड रिसीवेबल व्यापारिक प्राप्य। तो देखिए स्टोर्स को रहतिया यानी स्टॉक का ही एक अंग माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये छोटे मोटे टूल्स और स्टोर्स वगैरह ये स्टॉक का ही अंग मान लिया जाता है। नो हाउ इज सोन एज अ, नो हाउ को दिखाया जाएगा करेंट एसेट यानी चालू संपत्ति, इन्वेंट्री यानी स्कंध, टेंजिबल एसेट यानी मूर्त संपत्ति, या इनटेंजिबल एसेट अमूर्त संपत्ति। तो देखिए नो हाउ एक ऐसी संपत्ति है जो दिखाई तो देती नहीं है, इसका कोई अस्तित्व फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, तो ये इनटेंजिबल एसेट होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज सोन अंडर द हेडिंग ऑफ, प्रारंभिक व्यय को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाए? इक्विटी शेयर कैपिटल यानी समता अंश पूंजी, शेयर होल्डर्स फंड यानी अंशधारियों का कोष, नॉन करेंट लाइबिलिटी यानी गैर चालू दायित्व, या करेंट एसेट चालू संपत्ति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि इसे शेयर होल्डर्स फंड में दिखाया जाता है, लेकिन अंशधारियों के कोष में इसे एक डिडक्टेबल के रूप में दिखाया जाता है। डिडक्टेबल का मतलब है कि शेयर होल्डर्स फंड को पहले दिखाया जाएगा, उसके बाद इसमें से प्रारंभिक व्यय को माइनस करके दिखाया जाएगा। ठीक है, 2013 के नियम के हिसाब से ये तरीका अब अपनाया जा रहा है। पहले इसे अदर नॉन करेंट एसेट में दिखाया जाता था, लेकिन अब यह है शेयर होल्डर फंड का ही अंग मान लिया गया है, उसमें से माइनस करके दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑन व्हाट बेसिस प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन पीरियड्स पीरियड टू एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन व्हेन फिगर ऑफ सेल्स आर नॉट अवेलेबल, जब विक्रय के आंकड़े उपलब्ध न हो तो समामेलन के पूर्व और पश्चात वाली अवधि के मध्य लाभ का विभाजन किस आधार पर होना चाहिए? तो देखिए नॉर्मली समामेलन के पूर्व और पश्चात के बाद की अवधि के लाभ को बिक्री के आधार पर बांटा जाता है, लेकिन जब बिक्री नहीं मालूम है, यहाँ कह रहे हैं ना विक्रय के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, तो इसे टाइम वाइज यानी समय के आधार पर बांट दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ये मान लिया जाएगा कि पूरे साल के दौरान बिक्री एक सामान्य स्तर पे हुई, उसमें घट बढ़ नहीं हुई। बिक्री के आधार पे बांटा जाता है तो क्या होता है, बिक्री में जो कमी या बेसी होती है समय के अनुसार वो भी एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जब बिक्री का डेटा नहीं है तो इसे टाइम के आधार पे बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, और लाइबिलिटी विच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन इज कॉल्ड, एक दायित्व जिसे केवल पर्याप्त मात्रा में अनुमान का प्रयोग करके मापा जा सकता है उसे क्या कहेंगे? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी यानी आकस्मिक दायित्व या संभाव्य दायित्व, कॉन्टीजेंट एसेट यानी आकस्मिक संपत्ति, तो संपत्ति तो होगा ही नहीं, फिक्स्ड एसेट यानी अचल संपत्ति, ये भी संपत्ति नहीं होगा,
फिक्स्ड लाइबिलिटी यानी अचल दायित्व। तो देखिए, क्योंकि दायित्व ऐसा है जिसे केवल अनुमान का प्रयोग करके मापा जा सकता है, तो इसे आकस्मिक या संभाव्य दायित्व कहते हैं, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, यानी जो संभावना के आधार पर व्यक्त किया गया हो। अगला प्रश्न है, विच अकाउंट इज डेबिटेड ऑन द इशू ऑफ शेयर टू द प्रमोटर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ब्रोकर के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए प्रवर्तकों को जब अंश निर्गमित किया जाता है तो डेबिट किया जाता है। प्रमोटर्स अकाउंट यानी प्रवर्तकों का खाता, गुडविल अकाउंट ख्याति खाता, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी प्रारंभिक व्यय खाता, या कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि जब प्रमोटर को कैश के अलावा अन्य किसी प्रतिफल के लिए शेयर इशू किया जा रहा है तो उसे खाते में डेबिट किया जाएगा। अगला प्रश्न है, रेंट इज डिवाइडेड इन विच रेशियो व्हाइल कैलकुलेटिंग प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। समामेलन के पूर्व लाभ की गणना करते समय किराए को किस अनुपात में विभाजित किया जाता है? सेल्स रेशियो यानी विक्रय अनुपात में, टाइम रेशियो यानी समय अनुपात में, रेवेन्यू रेशियो यानी राजस्व अनुपात में, या कैपिटल रेशियो यानी पूंजी अनुपात में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि रेंट को हमेशा समय के अनुपात में ही डिवाइड किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रॉफिट और लॉस पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन इज ऑफ। समामेलन के पूर्व का लाभ हानि है। रेवेन्यू नेचर यानी आयगत प्रकृति का, कैपिटल नेचर यानी पूंजीगत प्रकृति का, बोथ यानी दोनों, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, समामेलन के पूर्व के लाभ या हानि को पूंजीगत प्रकृति का माना जाता है और समामेलन के बाद का जो लाभ होता है वो आयगत प्रकृति का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस द अंडरराइटिंग कमीशन पेएबल। अभिगोपक कमीशन निम्न में से किस आधार पर देय होता है? एट द इशू प्राइस ऑफ द शेयर यानी अंशों के निर्गमन मूल्य पर, ऑन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर अंशों के अंकित मूल्य पर, ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर यानी अंशों के बाजार मूल्य पर, या कॉल मनी रिसिव्ड ऑन शेयर अंशों पर प्राप्त याचना राशि के आधार पे। तो देखिए, अंडरराइटर्स कमीशन जो है अंशों के निर्गमन मूल्य पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये जनरली 2.5% होता है डिवेंचर के केस में और 5% होता है शेयर के केस में। आखिरी प्रश्न करने के पहले मैं फिर आपको बता देता हूं कि यदि आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 3 वीडियो मेरे चैनल पे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक वीडियो फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है और 2 वीडियो सेकंड पेपर से रिलेटेड है। तो उस वीडियो में 100 से ज़्यादा प्रश्नों को बताया गया है फर्स्ट पेपर के लिए और लगभग इतने ही क्वेश्चन सेकंड पेपर के भी बताए गए हैं। तो आप लोग उस वीडियो का लाभ उठाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और यदि ये तीनों वीडियो आप देख लेते हैं तो आपके दोनों पेपर की ज़्यादातर तैयारी आसानी से हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ऑन एन इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 द कंपनी हैज़ कॉल्ड अप ₹8 बट ₹6 हैज़ बीन रिसिव्ड बाई द कंपनी इज फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाई। 10 रुपये के समतांश पर कंपनी ने 8 रुपये मांगे लेकिन कंपनी द्वारा प्राप्त 6 रुपये जब्त कर लिए गए। अंश पूंजी खाते को कितने रुपए से डेबिट किया जाएगा? तो देखिए, कंपनी ने 10 रुपये का शेयर इशू किया है जिस पे 8 रुपये की डिमांड उसने की है, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने केवल 6 रुपये पेमेंट किया, इसलिए उसे जब्त कर लिया गया। तो अंश पूंजी खाते को डेबिट कितने रुपये से किया जाएगा? तो देखिए, अंश पूंजी खाते को पूरे 8 रुपये से जो कॉल्ड अप वैल्यू है उससे डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।